लेखांकन नीतियों यानी अकाउंटिंग पॉलिसी के नीतियों का आधार। लेखांकन नीतियों यानी अकाउंटिंग पॉलिसी के नीतियों का आधार। लेखांकन नीतियों यानी अकाउंटिंग पॉलिसी में मुख्य आधार है विवेक यानी प्रूडेंस, तत्व यानी सब्सटेंस ओवर फॉर्म और महत्व यानी मैटेरियलिटी। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। लेखांकन नीतियों यानी अकाउंटिंग पॉलिसी में मुख्य आधार है विवेक यानी प्रूडेंस, तत्व यानी सब्सटेंस ओवर फॉर्म और महत्व यानी मैटेरियलिटी। अकाउंटिंग पॉलिसीज में प्रूडेंस शामिल है। प्रूडेंस मतलब हमें समझना चाहिए कि अगर कोई बाद में लॉस होने का है, लॉस हो सकता है, बैड डेट्स वगैरह या कुछ अनरिकवरेबल, तो उसके लिए प्रोविज़न करना चाहिए। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मतलब हमको क्या रिपोर्ट करने का फॉर्म देना, उससे ज़्यादा उसका सब्सटेंस, उसके भीतर में कंटेंट्स, उस पर भी हमें रियलिटी के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ लीगली नहीं। और मटेरियलिटी, अगर कोई चीज़ बहुत छोटे हैं तो उसे हम इग्नोर कर सकते हैं, जबकि हमें पॉलिसी के अनुसार फुल डिस्क्लोजर होना चाहिए, लेकिन बहुत छोटे छोटे चीज़ को इग्नोर करना चाहिए जिससे कोई अकाउंट्स में फ़र्क नहीं पड़ता है, डिसीजन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेजर जो चीज़ें हैं वो ज़रूर डिस्क्लोज होना चाहिए। तो प्रूडेंस, सब्सटेंस ओवर फॉर्म और मटेरियलिटी तीनों ही अकाउंटिंग पॉलिसी के पार्ट हैं। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। डबल एंट्री सिस्टम के प्रवर्तक कौन हैं? डबल एंट्री सिस्टम के प्रवर्तक कौन हैं? डबल एंट्री सिस्टम इटली के लुकास पेसिलियो के द्वारा पेश किया गया है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। डबल एंट्री सिस्टम इटली के लुकास पेसिलियो के द्वारा पेश किया गया है। हेनरी फेयल एक फ्रेंच इंजीनियर थे जिन्होंने मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर में काफ़ी काम किए हैं, जिसकी थ्योरी को फेयलिज्म कहते हैं। लुकास पेसिलियो अकाउंटिंग प्रिंसिपल के फाउंडर है। उनके हिसाब से वही डबल एंट्री सिस्टम का प्रवर्तक है, और सारे अकाउंटिंग, मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम उनके थ्योरी के ऊपर बेस है। हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट है। एडम स्मिथ एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम किस पर आधारित है? दोहरी प्रविष्टि प्रणाली यानी डबल एंट्री सिस्टम किस पर आधारित है? दोहरी प्रविष्टि प्रणाली लेखांकन के दोहरे पहलू यानी डुअल एक्सपेक्ट पर आधारित है। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। दोहरी प्रविष्टि प्रणाली लेखांकन के दोहरे पहलू यानी डुअल एक्सपेक्ट पर आधारित है। मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम पे ऊपर, मतलब एक डेबिट और उतना का ही क्रेडिट। सिंगल एंट्री सिस्टम आजकल कोई फॉलो नहीं करता है। डबल अकाउंटिंग सिस्टम ऐसा कोई नॉन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक मिसगाइड करने वाला वर्ड है। करेक्ट वर्ड है डबल एंट्री, डबल अकाउंट नहीं। इसलिए विकल्प बी सही उत्तर है। लेखांकन नीतियाँ यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज किससे संदर्भित करती है? लेखांकन नीतियाँ यानी कि अकाउंटिंग पॉलिसीज किससे संदर्भित करती है? लेखांकन नीतियाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि लेखांकन सिद्धांतों को परिपालन को संदर्भित करती है। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। लेखांकन नीतियाँ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यानी कि लेखांकन सिद्धांतों को परिपालन को संदर्भित करती है। अकाउंटिंग पॉलिसी में अकाउंटिंग प्रिंसिपल का फॉलो होना चाहिए, और वो प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करेंगे, उनके जो मेथड्स है प्रिंसिपल अप्लाई करने के, वो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर है।
पॉलिसीज में इम्प्लीमेंटेशन के मेथड्स भी इंक्लूडेड है। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। इन्वेंटरी मूल्यांकन किन लेखांकन अवधारणाओं पर आधारित है? इन्वेंटरी मूल्यांकन किन लेखांकन अवधारणाओं पर आधारित है? इन्वेंटरी संगठन के लिए मूल्यवान और उपयोगी संपत्ति है। संगठन अपने सुचारू और निर्बाध संचालन के लिए इन्वेंटरी का उपयोग करता रहेगा, इसलिए इसका मूल्यांकन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार किया जाता है। इसलिए लागत या वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो पर इन्वेंटरी वैल्यूएशन किया जाएगा। विकल्प बी, सी और डी इन्वेंटरी वैल्यूएशन से संबंध नहीं है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। इन्वेंटरी संगठन के लिए मूल्यवान और उपयोगी संपत्ति है। संगठन अपने सुचारू और निर्बाध संचालन के लिए इन्वेंटरी का उपयोग करता रहेगा, इसलिए इसका मूल्यांकन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अनुसार किया जाता है। इसलिए लागत या वसूली योग्य मूल्य जो भी कम हो पर इन्वेंटरी वैल्यूएशन किया जाएगा। विकल्प बी, सी और डी इन्वेंटरी वैल्यूएशन से संबंध नहीं है। इन्वेंटरी वैल्यू का लोअर ऑफ कॉस्ट एंड नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ये दोनों के ये प्रिंसिपल गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के हिसाब से, क्योंकि हम अस्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास में जो इन्वेंट्री है हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा और उसमें इसका जो कॉस्ट लगा है वो रियलाइजेबल होगा, या कॉस्ट अगर रियलाइजेबल वैल्यू लेस है तो हम उसे कंसीडर करेंगे। हमारे रियलाइजेबल वैल्यू अगर ज़्यादा है, हमको मालूम है ये ज़्यादा में माल बिकेगा, लेकिन उसको हम इन्वेंट्री वैल्यू में जो प्रॉफिट अभी हुआ नहीं वो हम ऐड नहीं करेंगे। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अनुसार है, जबकि इसमें थोड़ा सा एलिमेंट प्रूडेंस का भी है कि अगर माल अगर का वैल्यू कॉस्ट से कम है तो प्रूडेंस के हिसाब से हम कॉस्ट रियलाइजेबल वैल्यू को ले नहीं रहे हैं, रियलाइजेबल वैल्यू को ही लेंगे क्योंकि वो कम है। लेकिन इसमें मेन प्रिंसिपल स्ट्रेस जो है, मेन कंसेप्ट है वो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि ये माल हमारे ऑर्गेनाइजेशन बिकेगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये माल वैल्यूएबल है, इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। अलग इकाई की अवधारणा किस प्रकार के व्यवसायों पर लागू होती है? अलग इकाई की अवधारणा किस प्रकार के व्यवसायों पर लागू होती है? अलग इकाई की अवधारणा एकमात्र स्वामित्व, निगम, साझेदारी सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होती है। व्यवसाय अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट से अलग रहता है, इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। अलग इकाई की अवधारणा एकमात्र स्वामित्व, निगम, साझेदारी सभी प्रकार के व्यवसायों पर लागू होती है। व्यवसाय अकाउंट हमेशा पर्सनल अकाउंट से अलग रहता है। अकाउंटिंग में बिजनेस और बिजनेस का ओनर ये दो अलग चीज़ है। बिजनेस अलग एंटिटी है, ओनर अलग है। ओनर को एक तरह से बिजनेस का क्रेडिटर मान लेना चाहिए कि ओनर ने पैसा दिया है बिजनेस में, जैसे ओनर का भी पैसा बिजनेस में लगता है, आउटसाइडर का भी पैसा बिजनेस में, उन्हें क्रेडिटर बोलते हैं, और ओनर जो पैसा दिया है बिजनेस में उसको कैपिटल बोलते हैं। लेकिन कंसेप्ट वही है कि ओनर उसके पास में एक तरह का क्रेडिटर है, लेकिन ओनर को डिस्टिंक्ट किया गया है और उसका पैसा दिया गया पैसा को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। और ये कंसेप्ट सारे तरह के बिजनेस में एप्लीकेबल है, चाहे वो कॉरपोरेशन हो या पार्टनरशिप हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो या और कोई फॉर्म हो। इसलिए विकल्प डी सही उत्तर है। रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल के अनुसार आय को कब दर्ज या पहचाना जाना चाहिए? रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल के अनुसार आय को कब दर्ज या पहचाना जाना चाहिए? रेवेन्यू रिकग्निशन के अनुसार आय अर्जित हो जाने से दर्ज या पहचाना जाना चाहिए। कैश कब मिला, अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हुआ या इंटरेस्ट कब दिया गया, इसमें इनकम रिकॉर्डिंग का कोई संपर्क नहीं है, इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है।
रेवेन्यू रेगुलेशन के अनुसार आय अर्जित हो जाने से दर्ज या पहचाना जाना चाहिए। कैश कब मिला, अकाउंटिंग ईयर कब खत्म हुआ या इंटरेस्ट कब दिया गया, इसमें इनकम रिकॉर्डिंग का कोई संपर्क नहीं है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट का मतलब है जब हमको इनकम होगा तभी उसे रेवेन्यू मिलेगा। मतलब हमको अब पैसा दे दिया, कोई एडवांस मिल गया, लेकिन उसका हम काम ही किए नहीं, माल भी नहीं दिए, तो उसको हम इनकम में नहीं मानेंगे। जब वो काम कर लेंगे या माल डिलीवरी हो जाएगा तब उसे इनकम कंसीडर करेंगे। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। मिलान अवधारणा यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट किससे मेल करती है? मिलान अवधारणा यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट किससे मेल करती है? मिलान अवधारणा रेवेन्यू से एक्सपेंस मैच करती है। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। मिलान अवधारणा रेवेन्यू से एक्सपेंस मैच करती है। बिजनेस में मैचिंग कंसेप्ट का मतलब है रेवेन्यू को एक्सपेंस, जो रेवेन्यू के अगेंस्ट में जो एक्सपेंसेस हुआ है उसी को ही कंसिडर करना, और कोई एक्सपेंस जो हमारे बिजनेस के रेवेन्यू के साथ में रिलेटेड नहीं है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। तो एसेट के साथ में लायबिलिटी कोई मैचिंग नहीं है, कैपिटल के साथ में इनकम भी मैचिंग नहीं है, एक्सपेंसेस के साथ में कैपिटल मैचिंग नहीं है, रेवेन्यू मैचिंग है। इसलिए विकल्प सी सही उत्तर है। लेखांकन के किस नियम के अनुसार लेखा प्रथा एक वर्ष से दूसरे वर्ष समान रहनी चाहिए? लेखांकन के किस नियम के अनुसार लेखा प्रथा एक वर्ष से दूसरे वर्ष समान रहनी चाहिए? कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी नियम के अनुसार लेखा प्रथा एक वर्ष से दूसरे वर्ष समान रहनी चाहिए। विकल्प बी और सी लेखा प्रथा की समानता से संबंधित नहीं है। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है। कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी नियम के अनुसार लेखा प्रथा एक वर्ष से दूसरे वर्ष समान रहनी चाहिए। विकल्प बी और सी लेखा प्रथा की समानता से संबंधित नहीं है। कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब है हम जो प्रिंसिपल है इस साल जो है वो आगे भी नेक्स्ट ईयर भी उसी प्रिंसिपल के अनुसार करेंगे, वो रहेगा। अगर चेंज हुआ तो उसे डिस्क्लोज करना होगा। हम पॉलिसी या प्रिंसिपल चेंज करके अकाउंट्स नहीं बना सकते विदाउट डिस्क्लोजर, विदाउट एक्सप्लेनिंग। इसलिए विकल्प ए सही उत्तर है।